नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय क्लासेस विज़न यूपीटेड 2026। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और इस क्लास में पढ़ लेने से आपको कभी भी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पैडागॉजी कभी भी आपको टफ नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसमें वो चीज़ें पढ़ेंगे जो बार बार आती हैं। और कोई भी क्लासेस पूरे यूट्यूब में या यूपी टेट की पूरी क्लासेस ख़त्म कर देता है, लेकिन इस चीज़ में क्या अंतर है, इसका क्या मतलब होता है, ये नहीं पता होता है। तो एक आप होने वाले एक शिक्षक हैं, आप आगा भावी शिक्षक हैं, या तो कुछ भाई हमारे शिक्षक होंगे। हो सकता है आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, कुल मिला के आप शिक्षक समाज से जुड़ने वाले हैं। तो इन सब उसमें आप हर जगह देखते हैं कि कहीं व्यवहारवाद आ रहा है, कहीं प्रकृतिवाद आ रहा है, कहीं मनोविश्लेषणवाद आ रहा है। फला फला साइंटिस्ट ये व्यवहारवादी थे, फला साइंटिस्ट ये विश्लेषणवादी थे, ये मानवतावादी थे। इसका मतलब ही हम नहीं समझ पाते हैं। अब कौन मानवतावादी है, कौन मनोविश्लेषणवादी है, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है और रट के कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो आज इस क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊंगा, जिसके बाद आप जब भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से खटाक से हिट करेगा कि ये मानवतावादी थे, ये प्रकृतिवादी थे, ये साइंटिस्ट संज्ञानात्मकवादी थे, और क्या इनका मतलब क्या होता है। विद मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। और बिल्कुल भी ये क्लास बोरिंग नहीं होने वाली है। आपके खुद के अनुभवों से आप इसको सोचेंगे तो देखिएगा कि ये आपके रग रग में एकदम बस जाएगा ये ज्ञान। और ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने खुद इस क्लास को शुरू करने से पहले काफ़ी समय तक जब मैं यूपी टेट की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इन सब में चीज़ें में बहुत बोरियत होती थी, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आता था। व्यवहारवाद क्या है, मानवतावाद क्या है, इसलिए मुझे इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम किया था। ये टॉपिक स्पेशली आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले 8 प्रकार के मुख्य वाद हैं जो बाल मनोविज्ञान, जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है, उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, बाल मनोविज्ञान से ये जो वाद है क्या, वाद एक प्रकार से स्टेटमेंट है या एक ऐसा प्रेजेंटेशन है कि आप बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो सभी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने तरीके को एक नवीन स्तर पर प्रेजेंट किया, एक नए तरीके से प्रेजेंट किया, और विद उदाहरण, विद एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उनके जो ये वाद थे, जो उनके स्टेटमेंट्स थे, जो उनकी रिसर्च से निचोड़ निकला था, उसको उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया और वही चल के एक वाद बन गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद जो है क्या होता है, तो इसमें 3 प्रमुख वैज्ञानिक के नाम आते हैं, वाटसन, पावलोव, स्किनर। क्या, कौन कौन? वाटसन, पावलोव और स्किनर। वाटसन, पावलोव और स्किनर, ये 3 जो वैज्ञानिक है, ये व्यवहारवादी थे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यवहारवादी होता क्या है, ये आपको समझना सबसे ज़रूरी है। तो इसमें जो प्रमुख हमारे थे, जॉन वाटसन, स्किनर, पावलोव। व्यवहारवाद सिंपल एक चीज़ कहता है कि जो भी चीज़ बच्चों को सिखाना है, उससे आप उनमें अच्छे व्यवहार से या उनको एक प्रॉपर व्यवहार करके उनको सिखाया जाए, उस व्यवहार से बच्चे सीखें और उनकी सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी हो। उदाहरण स्वरूप, बच्चा जैसा माहौल मिलता है वैसा ही व्यवहार सीखता है। एक मान लीजिए कि आप बच्चों को इनाम दे रहे हैं, अब इनाम जैसे देंगे तो बच्चा वही काम बार बार करेगा। इस विधि की सबसे खासियत यह है कि इससे एकदम जो मूर्ख बच्चा है, मूर्ख नहीं कहेंगे, जो एकदम थोड़ा सा चैलेंजिंग बच्चा है, जिसको सीखने में दिक्कत होती है, तो वो भी इससे बहुत आसानी से सीख सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो डॉग ट्रेनर है, इससे जानवर तक भी सीख लेते हैं इसी विधि से। व्यवहारवाद एक ऐसी विधि है जिससे जानवर भी सीख लेते हैं। जैसे स्किनर साहब ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया और पावलोव साहब ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी घंटी बजती थी, खाना आने का टाइम होता था, तो कुत्ते में लार का श्रवण होने लगता था। और चूहा जब भी लीवर दबाता था, तो स्किनर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, चूहा जब भी लीवर दबाता था, खट से खाना मिलता था। अब उसने लीवर दबाना सीख लिया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है, तो ये हैबिट उसके व्यवहार में बार बार आ गई थी। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, और आप किसी को कितना गिफ्ट करेंगे। तो ये तरीका कुछ अच्छा तो था, लेकिन ये तरीके में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी थी। तो इनका कहना था कि जब भी आप जिस हैबिट को आप बच्चों में लाना चाहते हैं, उसके लिए उनको बार बार पुरस्कृत कीजिए।
अब ये पुरस्कार सम्मान का नहीं हो सकता कि आप हर बार उनको उपहार ही दीजिए, शब्दों का हो सकता है, उनको सम्मानित करके हो सकता है। तो इसके प्रमुख रूप से बच्चों को जो काम आप उनसे करवाना चाह रहे हैं उसके लिए उनको सम्मानित करिए, और जो नहीं करवाना चाह रहे हैं उसके लिए उनको सजा दीजिए। सजा मतलब शब्दों से आप डांट सकते हैं, कुछ ऐसा कर दें कि बच्चों को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए वो हतोत्साहित हो। तो जो चीज़ आपको उनसे करवाना है उसके लिए उत्साहवर्धन कीजिए, और जो चीज़ ऐसे काम करिए जिससे उनको हतोत्साहित हो। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। क्यों? क्योंकि व्यवहारवाद तो ये है कि सबसे जो मंद बुद्धि बच्चा है उसको भी आप उससे सिखा सकते हैं, लेकिन आप इसमें बच्चों के दिमाग का विकास उस स्तर का नहीं कर सकते। इसमें अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो दिमाग की जो सोचने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। तो इनका ये कहना था कि जो सीखना है वो बाहर से आता है, बच्चे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं देखा जाता, मतलब उनके दिमाग में एक्टिव रोल नहीं आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है किस पे? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशानी। कहानी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें अभ्यास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब एक उदाहरण लीजिए, होमवर्क करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, बच्चा रोज करेगा, लेकिन अब रोज चॉकलेट देना क्या उचित है? आप खुद से सोचिए, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। शोर किया, डांट पड़ी, अगली बार बच्चा शांत रहेगा, फिर उसके बाद भी शोर करता है तो आप दंड बढ़ा दीजिए। तो कुल मिला के उस चीज़ को हतोत्साहित करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे करते ही करते हैं। जानवरों में ये चीज़ तो बहुत आसानी से आ जाती है, इंसानों में तो आना एकदम लाजमी है। अगर अभ्यास करते हैं तो जानवर भी इससे सीख जाते हैं, तो इंसान तो सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन जो इंसान की एक आइडेंटिटी है सीखने की, उस पे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ये सोचने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप व्यवहारवाद से सहमत हैं कि नहीं। तो इसमें क्या है, सिंपल व्यवहारवादियों का कहना था कि इनाम और सजा से सिखाना। किससे? इनाम और सजा से सिखाना। तो इसमें आपके कौन कौन से हैं व्यवहारवादी? पावलोव, स्किनर और वाटसन। PSW, पावलोव, स्किनर, वाटसन, याद रखिएगा व्यवहारवाद। अब दूसरा था प्रकृतिवादी। इसके जीन जैक रूसो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इन्होंने कहा कि बच्चों को एकदम प्रकृति में आप खुला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दिए, बच्चे अपने हिसाब से प्रकृति से इंटरैक्ट करें और सीखे, खुद से गिरे, खुद से उठे, खुद से सीखे। तो इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है, इसमें बच्चों को एकदम। अब प्रकृतिवादी, इन्होंने बच्चों के सिंपल से कहा कि उनको प्रकृति में रहने दो और उसी से वो सीखे। अब जब गहराई से सोचते हैं तो बच्चा जन्म से, इनका कहने का मतलब कि बच्चा जन्म से अच्छा होता है, और ज़्यादा रोक टोक, ज़्यादा अनुशासन बच्चे को बिगाड़ सकती है। तो बच्चा पेड़ पौधा देखकर खुद से सीखे कि किस तरह से वो सांस ले रहे हैं, और जो शिक्षक है उसमें मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। गिरकर खुद बैलेंस सीखे, बारिश देखकर मौसम को समझे। एक लाइन अगर कहा जाए तो उनको ये सिंपल सा था कि प्रकृति से सीखे। प्रकृति में हर तरह का ज्ञान मौजूद है और बच्चा पूरी तरह से प्रकृति से सीखे। लेकिन आज के समाज में क्या सब कुछ प्रकृति में संभव है? मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि ये जो कॉन्सेप्ट था जीन जैक्स रूसो का, क्या आज के परिवेश में सही है? जब दुनिया UAV आसमान और चंद्रमा पे जा रही, तो प्रकृति में है तो सब कुछ हो, लेकिन उस सोच को ऐसे सिंपल बच्चों को ऐसे छोड़ देना और उससे बच्चे सीख लें, ये संभव नहीं है। तो ये छोटे बच्चों तक तो कुछ हद तक संभव हो सकता है, लेकिन बच्चे को एक दूसरे नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन के लिए ये सिस्टम कितना सही है, आप इससे अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब तीसरा है रचनावाद। देखिए, रचनावाद के जो है, इसके प्रवर्तक जो हैं उसमें जीन पियाजे और ले वेगोत्स्की आते हैं। और इसमें जीन पियाजे जी कहते हैं खुद से सीखो। क्या कहते हैं? खुद से सीखो, मतलब खुद से करके सीखना। मान लीजिए बच्चों को आपने जोड़ दिया, उनको 8-10 टॉफ़ियाँ दे दिए, 2 बच्चों में बांट दीजिए और बच्चों को कहिए कि बच्चा आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ, इसको आप जोड़कर बताइए। तो बच्चे खुद से करेंगे, खुद से चीज़ें वो करेंगे, तो उससे उनको सीखेगा। अब जैसे बाल मेला लगा है, बच्चों को आप कुछ पैसे दीजिए, सबको 10-10, 20-20, और उनको बोलिए, या 50-50, 100-100, जो भी आपका हो, आप उनको बच्चों को पैसे दे दीजिए। 100-100 रुपये आपने 5 बच्चों को दिया और बच्चों से कहा कि आप इसमें खाने पीने की दुकानें लगाइए, बाल मेला लगाइए। अब बच्चों ने उसमें क्या किया कि बाल मेला लगाया, उससे उनको जो अर्निंग हुई, किसी को अच्छी अर्निंग होगी, किसी को अर्निंग कम होगी। अब उनसे कहिए कि बच्चों, आपने क्या इसमें लाभ पाया या आपने हानि हुई आपको, और कितना प्रतिशत हानि हुई, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अगर वो बच्चे इस सबको निकालना जानते हैं तो वो खुद से करके आपको निकाल के बता देंगे। तो इसको रचनावाद कहा जाता है। तो इसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिव होता है और शिक्षक जो होता है वो पैसिव होता है। हर बच्चा अपनी समझ खुद बनाता है। तो जब रचनावाद से वो अपनी चीज़ें करेगा तो उसको लाभ और हानि के सवालों को करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बच्चा खुद जिनकर जोड़ सकता है, पजल से लॉजिक
लॉजिक लॉजिक लगाना सीखता है पजल बॉक्स से, डिस्कशन से नए आइडिया बनाता है। और इस तरह से खुद से करने से एक फ़ायदा होता है कि जो कॉन्सेप्ट बनता है बच्चे को वो हमेशा परमानेंट हो जाता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को बच्चे दूसरे तक को बहुत आसानी से समझा देता है, और इसमें सरल से कठिन की ओर जाना आसान हो जाता है। मतलब शिक्षा में अगर आप कोई चीज़ सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो पढ़ाने में हमेशा सीढ़ी सरल से कठिन की ओर जानी चाहिए, तो इसमें इसका बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब चौथा जो है मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि इसके रचनावाद के रचनावाद जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की याद रखिएगा, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसके रचनावाद के जनक हैं। अब चौथा है हमारा मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड, आपने इसके बारे में बताया भी था आपको पहले भी। सिंपल मनोविश्लेषणवाद जो है, आसान भाषा में कहे कि बच्चों का व्यवहार उसके अंदर छिपी, मतलब बच्चों के अंदर जो भी व्यवहार है उसके अंदर छिपी भावना और अनुभव से आता है। तो थोड़ा अगर गहराई से सोचेंगे कि बच्चों के साथ अगर बचपन में कोई घटना हुई है तो उसका असर पूरे जीवन उसके साथ रहता है। मैं इस अनुभव को बता सकता हूँ। मान लीजिए एक बार बचपन में क्या हुआ कि मुझे कुत्ते ने दौड़ा लिया था, स्ट्रीट डॉग था और जाते समय उसने दौड़ा लिया। तो अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे जो ऐसे स्ट्रीट डॉग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं मन में भय रहता है। और ऐसे एक बार मैं सुबह किसी को छोड़ने जा रहा था, तो सुबह 4-5 बजे होते हैं ना कि कुछ कुत्ते काटते नहीं है लेकिन वो दौड़ाते हैं, और मैं स्कूटी चला रहा था तो उन्होंने दौड़ाया, तो उनसे बचने के लिए मैंने दोनों ब्रेक लगाई कि खड़ा हो जाऊं तो कुत्ते डर के भाग जाएं, और मैं गिर गया। तो अब जब ऐसे स्ट्रीट डॉग आते हैं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन रहता है कि यार इनसे बचना है ना, तो पता लगा ये लपेट देंगे। तो इस तरह से जो भी बचपन आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी जिसका विश्लेषण आपका मन करता रहता है। तो आप जो भी सीख रहे हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके बचपन में उसका प्रभाव हमेशा रहता है। एक चीज़ समझिए कि जैसे कोई शिक्षक ने कोई बहुत अच्छी तकनीक से आपको कुछ सिखाया, आपको वो चीज़ पसंद आई, तो आपके मन में वो चीज़ बैठ जाएगी और उससे आप लंबे समय तक उसकी स्मृति रहेगी और उससे आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से डर रहा है, कभी कोई घटना ऐसी स्कूल से हो जाती है तो उसको लेकर बच्चे के मन में हमेशा डर रहता है। कभी होमवर्क करके नहीं गया बच्चा, कभी सही है उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है लेकिन उसके लिए भी उसको डांटा गया हो और वास्तव में उसकी गलती नहीं है, तो उसका प्रभाव उसके मन में बहुत लंबा असर डाल देता है। तो बच्चा गुस्सा करता है, अंदर फ्रस्ट्रेशन है, सपनों में डर। अगर सपनों में कई बार आपने ऐसे सपने देखे होंगे कि आपको कोई दौड़ा रहा है और आप भाग नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके अंदर का डर है। ये सपने ऐसे अक्सर ऐसे आते हैं। बचपन की जो घटनाएं होती हैं वो फ्यूचर बिहेवियर बनाती हैं। एक लाइन में बोलें कि अंदर की भावनाएं बच्चों के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। बच्चा गुस्सा करता है तो अंदर फ्रस्ट्रेशन है। अब हम कुछ उदाहरण इसमें देते हैं कि मनोविश्लेषणवाद में माना जाता है कि बच्चे अपने अचेतन मन दबे हुए अनुभवों और भावनाओं से प्रभावित होकर सीखता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे का बचपन में किसी खास चीज़ से डर लगा हो तो उस डर से संबंधित व्यवहार पर प्रतिक्रिया दिखा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, किसी बच्चे ने छोटी उम्र कुत्ते के काटने का अनुभव किया, ये अनुभव तो भाई मुझे हुआ है और उसका प्रभाव आज तक रहता है। इसका उदाहरण भी दिया था। मनोविश्लेषणवाद में हम ये भी समझते हैं कि बच्चे के भीतर छिपी भावनाएं हैं। मान लीजिए कि कभी कोई बच्चा हिंदी पढ़ रहा हो और उसके लिए उसको कभी ना पढ़ पाया हो, तो उसके लिए उसे अपमानित किया गया हो, तो उसके मन में हिंदी के लिए डर बैठ जाएगा। ऐसा ही गणित के लिए होता है कि गणित में बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि उनको सही से समझ नहीं आया होता है, और सही समझ ना होता है तो शिक्षक उनको कभी उसके लिए अपमानित कर दे या कोई दंड दे दे तो उसके मन में गणित के लिए हमेशा डर पैदा हो जाता है। कभी कभी मार पड़ने से कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे में वो पॉजिटिव सुधार भी लाता है डर के कारण। जैसे एक हमारे इंग्लिश के शिक्षक थे, गाँव से गया था तो शहर के स्कूल में पढ़ने गया। अब उसके बाद भाई टेंस पढ़ा रहे थे सर, और यहाँ तो सब ऊपर से जा रहा था, गांव से गए थे, इंग्लिश से तो ऐसे हवा लगती थी। और उसके बाद मुर्गा बना के जो मेरी सुतैया की थी भाई साहब, पूरा 30 मिनट तक पिटाई हुई थी। उसके बाद से अंग्रेजी मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, सारे टेंस नाउन सब पढ़ डाला। तो इस तरह से कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि कभी कभी वो सकारात्मक भी हो जाते हैं, और एक मन उन सर से मेरे मन में एक डर बैठ गया कि मुझे कभी कुछ पूछना भी होता तो मैं पूछ नहीं पाता था। तो अब आप इससे निकाल सकते हैं कि उसका कुछ सकारात्मक असर पड़ गया लेकिन इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। तो इसको मनोविश्लेषणवाद कहा गया है। अब मानवतावाद क्या क्या है? देखिए मानवतावाद क्या है, इसके जो प्रमुख हैं मनोविश्लेषणवाद का याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख थे सिगमंड फ्राइड।
मानवतावाद जो है, ह्यूमनिज्म, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ये थे। हर बच्चा अलग और ख़ास है। इनका कहना था कि इन दोनों का कहना था कि हर बच्चा अलग और ख़ास है, उसे प्यार और सम्मान चाहिए, उसको आप इमोशनल कनेक्ट दीजिए, उसको ऐसा कनेक्शन दीजिए और उसके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी लाइए कि आप जब भी पढ़ाएंगे तो बच्चा उससे सीखेगा और सम्मान के साथ सीखेगा। तो इन्होंने उदाहरण दिया कि टीचर हर बच्चे को अप्रिसिएट करती है, बच्चे को अपनी मनपसंद से सीखने दिया जाता है और उसके जो भी सीखता है उसको अप्रिसिएट किया जाए तो वो और अच्छे से सीखेगा। बच्चों की बात ध्यान से सुनना चाहिए, कमज़ोर बच्चों को भी बराबर मौका हो और अगर वो ना कर पाए तो उसको हतोत्साहित ना करे, उसको प्रोत्साहित करे, उसको कनेक्शन बना के रखे, तो ऑटोमेटिक प्यार से बताई हुई चीज़ें भी वो चीज़ें करेगा। बस आप उसको कैसे जोड़ पा रहे हैं ये मैटर करता है। तो इनका कहना था कि बच्चे जो हैं, मतलब मानवतावादी लोगों क्या है, इनका कहना है कि बच्चे मानवतावाद मतलब इमोशन कनेक्शन के साथ बच्चे को सिखाना चाहिए, उससे वो अच्छे से सीख पाते हैं और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए संज्ञानवाद। संज्ञानवाद क्या होता है? आपने बच्चे को गणित पढ़ाई, आपने उनको गणित सिखाई और उदाहरण के साथ उसको एक्सप्लेन किया, तो बच्चे उसमें खुद से सोचेंगे, खुद से समझेंगे। एक दो उदाहरण दिया तो बच्चे इसमें इमेजिन करेंगे और एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर बनाएंगे, बच्चे उसका संज्ञान लेंगे, इसीलिए इसको संज्ञानात्मक कहा गया है। बच्चे संज्ञान लेकर अपने अचेतन मन से उसको सोचकर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। याद करिए जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, तो फिजिक्स जब पढ़ाई जाती है या अगर आप इतिहास भी पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं, तो जब भी आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सिद्धांत की एप्लीकेशन मिलती है। उदाहरण के स्वरूप अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाते हैं, उसको पढ़ाया जाता है और डेली लाइफ में उसका कुछ उदाहरण दिया जाता है, तो जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप उसको समझेंगे और उसी का इम्प्लीमेंट करके आप रिजल्ट निकालते हैं। और उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, अब उसमें बॉक्स में आपको ये कह दिया जाए कि इसमें निकालिए कितनी टाइल्स हैं, तो आपने जो टीचर बचपन में पढ़ाया होगा उस कॉन्सेप्ट को आप याद करेंगे कि एक टाइल का आयतन कितना है, उस पूरे बॉक्स का आयतन कितना है, एक टाइल के आयतन से उस बॉक्स के आयतन को आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी, ये निकल जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चे ने खुद डेवलप, देख कर सुनकर खुद डेवलप किया है, तो इसी को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। सीखना मतलब सोचना समझना। इसमें क्या होता है, बच्चे को खुद से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, उसको समझाया जाता है और उसको याद कराया जाता है। दिमाग में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, सिर्फ ये रटने पे नहीं, समझ पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है बच्चों को सिखाने का। इसमें बच्चों को चार्ट से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट कहानी पढ़ाया जाए, फिर उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो बताया जाए, माइंड मैप बनाया जाए, रीजनिंग सिखाई जाए। एक लाइन में अगर कहा जाए तो उसमें सोचकर सीखना होता है। अब सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। संज्ञानात्मक के कौन थे? आप याद करिएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो जीन पियाजे थे, ये बताना भूल गए, कौन थे इसके प्रमुख? जीन पियाजे। और इसको आगे ले जाने वाले थे जॉन ब्रूनर। जीन पियाजे दो जगह आ गया, याद रखिएगा कि रचनावाद, क्योंकि इन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट दिया था, अचेतन मन का और अभ्यास का, खुद से करके सीखने का, और अचेतन मन सोच कर समझ कर करने का। इसलिए जिनका जीन पियाजे दोनों तो मेन इन्होंने दिया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर, इस विधा को जो आगे बढ़ाया, इसमें और चीज़ें जो ऐड की, वो हमारे जॉन ब्रूनर थे। अब सामाजिक अधिगम क्या होता है? इसके सामाजिक अधिगम के थे कनाडा के अल्बर्ट बंडूरा। कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। इसमें ये कहते हैं कि बच्चे टीचर की नकल करता है, पेरेंट्स को देखकर आदत सीखता है। बच्चे जो चीज़ होता है ना, शुरू से ही आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे को उसको बचपन में उसको देखता है और उसी से इम्प्रेसिव, जो उसको अच्छा लगता है वो उसी को कॉपी करता है। कुछ चीज़ें बच्चे को अच्छी लगेगी तो उसको कॉपी करेगा, कुछ चीज़ें बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी तो उसको कॉपी नहीं करेगा। तो अल्बर्ट बंडूरा इसके प्रमुख थे। बच्चे दूसरे को देखकर और नकल करके सीखता है। ऑब्जर्वेशन, इसमें बच्चे को आप ये सिखाएं कि बच्चा ऑब्जर्व करे। जैसे आपने गणित के सवाल लगाए और बोला कि आप इसको खुद से लगाइए, जब बच्चा खुद से लगाएगा तो सीखेगा, तो उसमें उसने आपकी नकल की, आपने जो भी एक्टिविटी कराई उसकी बच्चे ने नकल की, उससे सीखा। तो बच्चा क्या होता है, इसमें टीचर की तरह बोलना सीखता है, माता पिता की आदतें अपनाता है। तो टीवी देखकर भी इसमें बिहेवियर बदल जाता है। आजकल के बच्चे, जैसे मेरे एक रिलेटिव है, उनकी बेटी है, तो वो बहुत ज़्यादा टीवी देखती है, तो वो टीवी से सीख लेती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें सीख लेती है जो हमको पता नहीं, करे ये कब सीखा, लेकिन बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। दोस्तों की नकल करता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे देख कर सीखते हैं, और इसके प्रमुख कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। अब लास्ट है प्रगतिवाद।
प्रोग्रेशन। इसके थे जॉन डेवी। कौन थे इसके प्रगतिवाद के संचालक? जॉन डेवी। जॉन डेवी ने इसके संबंधित कहता है प्रगतिवाद क्या कहता है, बच्चा करते करते सीखता है। थोड़ा गहराई से अगर कहें कि प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे जरूरी होती है। बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाए तो उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाए, मतलब उसको, अगर आप रचनावाद, इसमें ये प्रगतिवाद वास्तव में देखा जाए तो संज्ञानात्मक और रचनात्मकता का मेल है। तो इसमें प्रगतिवाद में क्या है, प्रगतिवाद जो आजकल जनरली चल रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे को आपने अगर जोड़ पढ़ाया तो जोड़ से संबंधित उससे कुछ एक्टिविटी कराइए, लर्निंग बाय डूइंग कराइए, तो बच्चा सीखेगा और उसका कॉन्सेप्ट उसमें बिल्डअप होगा, तो बच्चे को जो उसकी लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण देकर पौधा लगाकर साइंस सिखाना, खुद एक्सपेरिमेंट कराया जाए कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन एयर में है, मौजूद है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कराया जाए। मार्केट जाकर दुकान में खरीदारी की जाए, उसकी गणित सिखाई जाए। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया कि बाल मेला का आयोजन करके आप बच्चों को कुछ अमाउंट खर्च करने के लिए बोलिए और उससे वो जो अर्निंग कर रहे हैं उससे उनको बोलिए कि इसमें आप अपना प्रॉफिट निकालें, तो उनसे लाभ और हानि का ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि वो जीवन भर हमेशा याद रखेंगे और इन्जॉय भी करेंगे इसमें बच्चे, तो बहुत अच्छा सीखेंगे। अगर मेजरमेंट दिया जाए तो मेजरमेंट के लिए उनको प्रॉपर दिया जाए, तो इसमें मेन क्या होता है, बच्चे को करके सीखना होता है। तो प्रगतिवाद के कौन संचालक थे? जॉन डेवी। जॉन डेवी याद रखिएगा। अब व्यवहारवाद देखिए, एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन करते हैं। व्यवहारवाद के क्या है, इसके कौन कौन संचालक है? BF स्किनर, जॉन वॉटसन, इवान पावलोव। कौन कौन से? SPW। बचपन में SUPW हम करते थे, SUPW, तो यू हटा दीजिए, व्यवहारवाद के SPW, या जो भी आपको याद हो, PSW, पावलोव स्किनर वाटसन, या वाटसन स्किनर पावलोव। प्रकृतिवाद के जीन जैक्स रूसो। प्रकृतिवाद और रूसो, PQR आसपास ही है तो याद रखिएगा, PQR, प्रकृतिवाद रूसो, ऐसे याद कर लीजिए आप। रचनावाद के जीन पियाजे, जीन पियाजे याद रखिएगा, जीन पियाजे और लाइव वेगोत्स्की इसके हैं रचनावाद। रचनावाद के पियाजे और वाइगोत्स्की याद रखिएगा, पियाजे वाइगोत्स्की। मनोविश्लेषणवाद इसके फ्रायड हैं। कौन है? फ्रायड। अचेतन मन से बच्चा सीखता है। मानवतावाद अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स हैं। अब्राहम और कार्ल ऐसे याद कर लीजिए, अब्राहम। एक बार मन से थोड़ा सा, जब इस क्लास को मैं पढ़ा दूंगा तो कौन कौन से वाद है ऐसे आंख बंद करके आप सोच लीजिएगा और इसकी एक नोट्स बना लीजिएगा कि जब आप लेक्चर देख लें और इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद एक आंख बंद करके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि कौन कौन सा वाद है, उसके संबंध एक रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका ये नॉलेज 100% पक्का हो जाएगा। फिर आपको कभी किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा इसके बाद पढ़ने में। अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स हो गए, इन्होंने प्यार और मोटिवेशन के लिए कहा है। टीचर इसमें इनकरेज करता है बच्चों को मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए। इसके जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे भी हैं, पियाजे भी इसके हैं, लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, पियाजे इसके इंपॉर्टेंट घटक हैं, घटक नहीं सॉरी, संचालक। इसमें सोच समझकर बच्चा सीखता है, रीजनिंग लगाता है, सवाल ट्रिक सोच समझकर, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, संज्ञान लेकर अपने संज्ञान में, अपने दिमाग में रखकर चीज़ें करता है। सामाजिक अधिगम के लिए अल्बर्ट बंडूरा हैं, बंडूरा साहब, बंडूरा, सामाजिक अधिगम। आंख बंद करके आप याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। प्रगतिवाद जॉन डेवी है, प्रगतिवाद जॉन डेवी याद रखिएगा, इसमें करके सीखा जाता है। अब आज के समय में क्या है, उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है। क्या आज के समय में क्या चीज़ सही माना जाता है, तो आज के परिवेश में कौन सी वाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो आज के परिवेश में रचनावाद और प्रगतिवाद सबसे ज़्यादा चल रहा है। कौन सा? रचनावाद और प्रगतिवाद, इसी कॉन्सेप्ट चल रहा है वैसे, और संज्ञानात्मक वाद भी इसमें कहीं ना कहीं चल रहा है। ये तीनों इसमें आज के परिवेश में सही हैं। इसमें इससे क्या होता है, क्यों आज के परिवेश में इनका ज़्यादा, तो बच्चा एक्टिव रहता है, खुद सोचता समझता है, रटने की बजाय उसको अपने अंदर समझता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, सिर्फ किताब नहीं होती, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट। तो आज की एजुकेशन जो है वो प्रगतिवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक वाद के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें थोड़ा थोड़ा पुट, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा पुट सबका होता है, लेकिन इसमें जो मेन है प्रगतिवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मकवाद, ये मेन इसमें है।
सोशल लर्निंग भी आज बहुत पॉपुलर हो गई, बच्चे आज मोबाइल यूट्यूब से बच्चे टीचर्स को देखकर सीख रहे हैं, तो ये चीज़ भी आज चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को सीखने के लिए इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण तो हमेशा रहेगा। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक आपके लिए है जो आप याद कर सकते हैं। वैसे तो मेरा तरीका यही है कि आप सबको पढ़ लीजिए, ध्यान से हल्का हल्का माइंड में ध्यान डालिए, उसको बंद कर दीजिए, फिर जितने वाद हैं उसको किसने चलाया है और दिमाग में उसका रिवीजन कर लीजिए, नॉलेज आपका कन्फर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, वाट स्किन पाँव दे इनाम, व्यवहारवाद का यही है काम। कौन? वाटसन स्किन पाँव दे इनाम, व्यवहारवाद का यही है काम। रूसो बोलो प्रकृति नाम, प्रकृतिवाद का यही है नाम। पिया वाइगो, पियाजे, पिया मतलब पियागो वाइगो, खुद का काम रचनावाद से बढ़े ज्ञान। फ्रायड बोले मन का राज, मनोविश्लेषणवाद की बात आज के बाद। मैंस रोजर दे सम्मान, मानवतावाद का यही है मान। ब्रूनर सिखाए सोच महान, संज्ञानवाद की यही पहचान। इसमें आप पियाजे भी लिख लीजिएगा, पियाजे। पियाजे ब्रूनर सिखाए सोच महान, संज्ञानवाद की यही पहचान। बंडूरा बोले देख के जान, सामाजिक अधिगम का है ज्ञान। ड्यू बोले करके पहचान, प्रकृतिवाद से बढ़े इंसान। एक एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ट्रायल और एरर के लिए थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनर के लिए स्किनर। तो इसमें जो है प्रमुख थ्योरी जो है थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फ्रोबेल किंडरगार्टन पद्धति, मारिया मॉन्टेसरी मेथड दिया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ट्रायल और एरर मेथड। इयान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग का दिया था इन्होंने। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग का दिया था। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानवाद का। सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। खेल खेल में सीखना उनका मेल, मॉन्टेसरी ने विधि बनाई खास, बच्चों को दिया सीखने का विश्वास। थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि का ज्ञान, त्रुटि प्रयास का ज्ञान थॉर्नडाइक का है। सीखने को बताया नया विधान। पावलोव ने घंटी से कुत्ता सिखाया, शास्त्रीय अनुबंधन को समझाया। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, अनुबंधन मतलब स्किनर ने कंडीशनिंग, अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर ने इनाम का खेल दिखाया, सक्रिय अनुबंधन को समझाया। ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। पियाजे ने दिमाग का विकास बताया, बाल विकास का राज समझाया। फ्रायड ने मन का रहस्य खोला, मनोविश्लेषण का रास्ता खोला। ड्यू बोले करके सीखो काम, प्रगतिशील शिक्षा को दिया नाम। तो ये वाद अगर आप पढ़ लेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद क्या है। तो ये सब शिक्षण पद्धतियां हैं जिसमें बच्चों को जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, अवलोकन किया और उसके बेस पर बच्चे को किस तरीके से अच्छा सिखाया जा सकता है उसका एक रचना की, उसका एक निचोड़ निकाल के उनको शब्दों में पिरो दिया। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, कुछ उदाहरण भी दिए कि बच्चे को आप किस तरह सिखा सकते हैं। वही सब इस वाद में इंक्लूडेड है। आज के परिवेश में आप शिक्षक हैं तो सारे वाद आपको इसलिए पता होने चाहिए कि आपको जो आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। आज की जो एजुकेशन है वो मार्गदर्शन वाली भूमिका ही रह गई है हम लोगों की। तो जब आप मार्गदर्शन की भूमिका में हैं तो आप ऐसे रास्ते अपनाएं। आपने सारे रास्ते सीख लिए, अब हर बच्चा अलग है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा इनाम से सीखे, कोई बच्चा संज्ञानात्मक विधि से सीखे, कोई मनोविश्लेषण बातें। तो जितनी भी ट्रिक है आप सब जान लीजिए, सारे अस्त्र अपने तर्कस में रख लीजिए, जब जहाँ मिले वो तर्कस का तीर निकालिए और चला दीजिए और बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनते हैं, तो थोड़ा सा शेयर कर देना यार, और आपके फ़ायदे के लिए है। मेरा तो इसमें कोई खास ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। आपको अगर सीखना है तो ऐसे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।